वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। वेक्टर की कॉन्सेप्ट की जो क्लास है आज उसका टाइम थोड़ा सा हमने चेंज किया था क्योंकि मेरे को 11 बजे कोई थोड़ा सा काम था। तो यहाँ पर 11 AM आपके पास लिखा हुआ है, मुझे क्लास तो कंप्लीट ही करनी थी। तो ये वाला 11 AM का टाइम आपका नहीं है, 4 PM का टाइम आपका हो चुका है। और जहाँ पर ये वाली क्लास हम डील करने वाले हैं आज, क्लास नंबर आपका 72 होने वाला है। मिशन 2021 के अंदर आपके कुछ ही टॉपिक रिमेनिंग है, उनको हम कंप्लीट करवाने की सोच रखा है। ठीक है, ये है आपकी टीम ऑफ आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे आपका PYQs हो, सब के अंदर ये टीम आगे है और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। समझिएगा, जहां पर आपको हर चीज प्रोवाइड हम करवा देते हैं। प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिल रहा है, RS अग्रवाल का सॉल्यूशन भी मिल रहा है, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। हर जो चीज आपको जो मिलनी चाहिए, जहां से आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो सकती है, वो चीज हम आपको डालने की कोशिश कर रहे हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। वहां पर आप अपने ऑल इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर इन फिजिक्स इन डिफेंस कैटेगरी रामस्वरूप जियाणी सर, RS सर को आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद में उनकी कुछ स्पेशल क्लासें होती है, स्पेशल क्लासेस का आप एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ उनकी प्लस की क्लासेस हो सकती है, उन प्लस की क्लासों को आप एंजॉय करिएगा। फ्री की जो क्लास होती है, स्पेशल क्लासेस, एक आती है सुबह 8 बजे, एक आती है 8:30 बजे। ये आपका होता है टॉपिक वाइज रिवीजन होता है और इसके अंदर आपके पास टॉप 3000 क्वेश्चन होते हैं, टॉप 3000 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 2 क्लासें होती हैं, फिजिक्स की स्पेशल क्लास। अगर प्लस का कोर्स आपको परचेज करना हो तो 2 कोर्स सर के रनिंग में है, इंदिरा बैच, वायु बैच, और एक और बैच सर ने स्टार्ट कर दिया है। उसकी टाइमिंग 6 से लेकर 7 बजे तक होगी, शाम को 6 से लेकर 7। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्जेज ये है। लेकिन अगर आप इस कोड को अप्लाई कर लेते हैं तो आपको 10% का ऑफ हो जाएगा, 10% का ऑफ हो जाएगा। इस वाले कोड को अगर आप यूज करते हैं, चाहे वो अनलॉक कोड हो, अनलॉक कोड के बारे में भी अगर आपको पूछा जाए तो भी आप इसी कोड का यूज करें, या फिर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए भी किसी कोड का यूज करना हो तो आप इसी कोड का यूज करें। ये मेरी क्लासें होती हैं, मैथ्स की क्लासें। दंगल बैच की क्लास सुबह 9 बजे आती है, मिशन 2021 की क्लास 11 बजे आती है। मैं बात बताऊं बेटा, मिशन 2021 आपका मुझे जहां तक लगता है 5 मार्च से पहले पहले ही आपका कोर्स कंप्लीशन पे आ जाएगा। 5 मार्च लास्ट डेट, ऐसे मान लो, अब 5 मार्च तो लास्ट डेट है। 5 मार्च से पहले पहले ही मैं इसको कंप्लीट करने की सोच रखी है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो पोर्शन बचा हुआ है वो केवल इंटीग्रेशन का पोर्शन बचा हुआ है। ये मान के चलो आप, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की 5 क्लासें होगी टोटल, और इंटीग्रेशन की आपके पास ये मान के चलो कितनी 10 या 12 क्लासें होती है, तो 15 या 20 क्लासों का इसका काम बचा हुआ है। टोटल 100 क्लास भी इसकी नहीं आएगी, क्योंकि 72 नंबर की क्लास आज है। ठीक है, ऐसा मान लो कि आप 95 क्लास या टोटल प्रोबेबिलिटी को मिलाकर 100 क्लास के अंदर आपका काम कंप्लीट में करवा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन आपका 2:30 PM पे होता है, कई बार आपका 2 PM पे होता है। संडे को PYQs होते हैं। हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारी क्लासों का अपडेट मिलता है, कोई PDF आपको चाहिए तो टीम स्पेस RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिए। यहाँ पर 35,000 बच्चे फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर जो PDF बच्चों को मिलती है, जहाँ से बच्चे नोट्स बनाते हैं, अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, 35,000 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है, आप भी इसको ज्वाइन करें। अब जो भी बच्चा क्लास के अंदर आ चुका है, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा, क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, याद दिलाना चाहता हूं कि जब बच्चा क्लास में आ जाए तो एक बार डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के नाम पर एक बार मेरे को वो नाम ही काफ़ी है, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। क्योंकि बच्चा जब भावनाओं के साथ में दिलों के तार दिलों से मिलाने की कोशिश करता है, जब अपनी भावनाएं लिंक करता है, अपने पेरेंट्स के संघर्ष, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए नहीं दे सकते, वो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं। कई बच्चे, हालांकि मैं मान सकता हूँ अमीर गरीबी का कोई फर्क नहीं है, शिक्षा पर सभी का अधिकार है। बच्चा पढ़िएगा, ईमानदारी के साथ में पढ़िएगा, लेकिन चाहे वो अमीर बच्चा हो चाहे गरीब बच्चा हो, संघर्ष सबके माँ बाप ने सहन किया है, सबके माँ बाप ने मेहनत करी है आपको सपने दिखाने की। आपने भी सपने देखे हैं, तो सपनों को पूरा हकीकत में बदलने के लिए ये टीम आपके साथ रात दिन खड़ी है। अगर आप टीम के साथ में लगकर अगर मेहनत करते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ अगर काम करते हैं, तो वो दिन आने ही वाला होगा। कुछ दिनों के अंदर जो आपका सपना होगा वो हकीकत के अंदर बदल जाएगा। ठीक है,
चलो जी, आई लव योर पेरेंट्स ऑल्सो, कि ये टीम भी आपके पेरेंट्स का सम्मान करती है, रेस्पेक्ट करती है, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अननोन पर्सन है और हम नोन पर्सन केवल इस वजह से कि गुरुजी केवल पढ़ाते हैं। आप हमारे लिए कितने बच्चे पढ़ते रहते हैं, जैसे इस वाली इससे पहले वाली क्लास में 1000+ बच्चे लाइव थे, सारे के सारे बच्चे मेरे लिए तो अननोन हैं, लेकिन फिर भी मैं एक भी क्लास को मिस करने की नहीं सोचती। ये टीम ही ऐसी है, ये टीम एक भी क्लास को मिस अप करने की कोशिश नहीं करती है। मेरी क्लास 11 बजे नहीं हुई कोई अर्जेंसी की वजह से, तो वो क्लास आपकी यहाँ पे आ गई, क्लास मिस नहीं हुई। 11 बजे संजय सर की क्लास आ गई, 2 क्लास मैराथन क्लास, जल्दी सिलेबस हो, 2 क्लास करवा दी। हम अगर इतना सोच सकते हैं आपके लिए, तो आप केवल और केवल अपने पेरेंट्स के लिए क्या इतना नहीं सोच सकते क्या कि हम सिलेक्शन दे देंगे? अभी तक तो फीलिंग आनी चाहिए, मतलब कहीं पे जब जाते हैं ना भंडारा, तो हम आस पास पहुंचते हैं तो वो सुगंध आने लग जाती है, हाँ गुलाब जामुन बन रहे हैं भाई, हलवा बन रहा है, पूड़ी बन रही है, खुशबू आने लग गई, सब्जियों की मसालों की खुशबू आने लग गई। तो वो खुशबू चाहिए सर आपको, वो टारगेट के पास पहुंचने वाले हो आप, तो वो खुशबू, सिलेक्शन की खुशबू आपके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। चलो बच्चा, वेक्टर के अंदर एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि गुरुजी को इनिशियल वेक्टर आपने नहीं बताया, तो मैं बता देता हूं उस बच्चे के लिए कमेंट किया था। अगर कि आपको भी अगर कोई डाउट हो कहीं पे, अगर आपको डाउट हो तो वो आप जरूर पूछ लीजिएगा। को इनिशियल वेक्टर आपके पास क्या होता है जरा देख लो, हालांकि ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है। को इनिशियल का मतलब है, इनिशियल का मतलब, इसको अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो सारे बच्चे समझ जाएंगे, सह प्रारंभिक सदिश। सह प्रारंभिक का मतलब क्या है? जो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या बोला जाता है? को इनिशियल वेक्टर। जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, जिनका टेल पॉइंट एक ही होता है, उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ऐसा है, ये यहां से स्टार्ट हुआ है, एक आपके पास ऐसा है, तो ऐसे जो वेक्टर हैं इनको हम क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर। क्यों? जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, उसको क्या कहा जाता है? को इनिशियल वेक्टर। बच्चा, एक चीज बच्चों के मन में अभी भी होगी कि ये वाली क्लास प्रैक्टिस क्लास है। एक बार आप क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि बच्चे अभी इस चीज़ से कंफ्यूज हैं कि भाई इस टाइम पर तो प्रैक्टिस सेशन लगता है, बच्चों को शायद इस क्लास का पता नहीं है। एक बार आप क्लास को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का क्लास है, ये क्लास बेटा कॉन्सेप्ट का क्लास है। ज़रूर एक एक बच्चा क्लास को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ बच्चों का नुकसान नहीं हो पाए। बस एक मिनट मैं क्लास को शेयर कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी तो इस नींद के अंदर हैं कि यार इस टाइम पर तो कॉन्सेप्ट कहाँ से होंगे। ठीक है अच्छा, सप्ले में एरोप्लेन आता है। चलो ये आपके पास सह प्रारंभिक है, तो सह प्रारंभिक का मतलब को इनिशियल वेक्टर, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, उसको क्या कहा जाता है? को इनिशियल वेक्टर। एक बच्चे ने ये कमेंट और किया था कि गुरुजी कोई भी वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन के अंदर, उसी डायरेक्शन के अंदर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाकर अगर कोई वेक्टर अगर पूछ लिया जाए तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उस बच्चे का भी मैं जवाब आपके सामने रखता हूँ। उस बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा था, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि अगर गुरुजी आपके पास ऐसा है कि ए वेक्टर आपके पास ऐसा दे रखा है 2i केप माइनस का 3j केप और प्लस आपके पास 4k केप, एक मेरे पास ऐसा वेक्टर है, और आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि ए वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालो। 5 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, यही पूछा था भाई बच्चे ने। अगर क्लास में हो वो बच्चा तो ध्यान से, और बेटा क्लास के बाद में वो कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ गुरुजी मेरा क्लियर हो चुका है क्लास के बाद में, ताकि मुझे शंका नहीं हो कि उस बच्चे ने नहीं देखा है। 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है। बच्चा, जब हम छोटी क्लासों के अंदर थे तो अपने सवाल ऐसे आते रहते थे बच्चा कि 5 पेंसिलों का मूल्य अगर 50 रुपए है तो बता भाई 3 पेंसिलों का मूल्य क्या है। सबने ऐसे सवाल पढ़े हैं। 5 पेंसिलों का मूल्य 50 रुपए है तो 3 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? तो गुरुजी सबसे पहले हम एक पेंसिल का मूल्य निकालते थे कि गुरुजी टोटल जो रुपए है उसके अंदर जितनी पेंसिल है उसका डिवाइड करते थे, तो एक पेंसिल 10 रुपए की है ना।
एक पेंसिल 10 रुपए की है, तो गुरुजी 3 पेंसिल का मूल्य 10 × 3 30 रुपए हो गया। वही बात आपके पास यहाँ पे है। तो इसका मतलब गुरुजी क्या इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे? अरे यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसका मतलब आपने सही सोचा, इसका यूनिट वेक्टर हम निकालने जाएंगे। ए वेक्टर आपको गिवन है, आप निकाल लो इसका क्या यूनिट वेक्टर। और गुरुजी यूनिट वेक्टर क्या कि ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर आपको गिवन है और वो क्या है 2i केप माइनस का 3j केप प्लस आपके पास 4k केप, ठीक है, अपॉन आपके पास इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 मतलब √29। गुरुजी यूनिट वेक्टर हमारे को पता चल गया 2i केप माइनस का 3j केप प्लस आपके पास 4k केप और नीचे आपके पास √29। बात समझ में आई बेटा? ये हुआ आपके पास यूनिट वेक्टर। गुरुजी इसका मैग्नीट्यूड हमारे को 5 चाहिए और मैग्नीट्यूड 5 चाहिए, तो बेटा क्या करोगे, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10i केप माइनस आपके पास 15j केप प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 20k केप और आपके पास नीचे क्या आएगा √29। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ अब बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा पीडीएफ क्यों नहीं मिलता? पीडीएफ मिल तो रहा है। पीडीएफ आपको हर क्लास का पीडीएफ दिया जा रहा है। टीम स्पेस RS सर यहाँ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, यहाँ पे क्लास के बाद में शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाता है। जरा चेक तो करना, मैंने कोई जो पीडीएफ है बाकी नहीं रखी है और अगर रखी भी है तो आपको दे दूंगा मैं आज, ठीक है? क्लियर है क्या? हाँ आज मैंने कहा था 11 AM की क्लास आपकी हो नहीं पाई, थोड़ा अर्जेंसी थी मुझे, इस वजह से क्लास को मेरे को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है? चलो ये हुई बात आपके पास पैरेलल वेक्टर जो हम अलग अलग मैग्नीट्यूड का निकाल सकते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि दो वेक्टरों के पैरेलल 10 यूनिट मैग्नीट्यूड का निकालो, जैसे एक सवाल ऐसा आ गया आपके पास कि ए वेक्टर आपको दे रखा है और ए वेक्टर है आपके पास i केप माइनस का 3j केप प्लस आपके पास k केप है और आपके पास आ गया बी वेक्टर बराबर आपके पास माइनस का 2j केप माइनस का 2i केप प्लस का j केप माइनस आपके पास 3k केप और आपको बच्चा ऐसा बोल दिया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में 10 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला आपको क्या निकालना है वेक्टर, 10 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है यार कि दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होगा आपका नया वेक्टर सी वेक्टर और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो माइनस का i केप माइनस का 2j केप और माइनस का आपका 2k केप, ये तो आया आपके पास a प्लस बी का वेक्टर आया। आपको इसकी डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर निकालना है तो पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालो सी केप और वो क्या होगा सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब आपके पास माइनस का i केप माइनस का 2j केप माइनस का 2k केप अपॉन आपके पास -1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4 प्लस आपके पास 4। इसका मतलब आप इसको डिवाइड करोगे किससे 3 से। तो गुरुजी इसका यूनिट वेक्टर अगर हमारे को पता चला i केप प्लस का 2j केप प्लस का 2k केप अपॉन आपके पास आ गया 3। ये तो इसके डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर आया है। अभी अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना है 10 यूनिट का तो आप इसके केप को क्या कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नया वेक्टर आ जाएगा इसी की डायरेक्शन में a प्लस बी की डायरेक्शन के अंदर 10 यूनिट परिमाण का -10/3 और ये वाला वेक्टर i केप प्लस का 2j केप प्लस आपके पास 2k केप। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ भाई आया कि नहीं आया? बताओ फटाफट से, समझ में आया कि नहीं आया? जो बच्चा क्लास में है जिसने कमेंट किया था क्या वो बच्चा अभी क्लास के अंदर है तो बता देगा कि हाँ गुरुजी डाउट क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया। क्लियर है? हाँ जी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये बात होती है किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर बढ़ाने का उपाय है। चलो भाई एक बच्चे ने ऐसा भी कहा था गुरुजी नेगेटिव वेक्टर कौन सा होता है? नेगेटिव वेक्टर कौन सा होता है? ऋणात्मक सदिश, ये नहीं बताया आपने, चलो वो भी देख लो। नेगेटिव वेक्टर कौन सा होता है? नेगेटिव का मतलब होता है गुरुजी ऋणात्मक सदिश। जो आपके पास सदिशों के जो टाइप्स है ना, उनके अंदर आप मेंशन कर लो ऋणात्मक सदिश कौन सा होगा। ऋणात्मक सदिश एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड तो गिवन वेक्टर की क्या हो बराबर हो, मैग्नीट्यूड तो बराबर हो लेकिन दिशा क्या हो विपरीत हो, वो क्या होता है? ऋणात्मक सदिश होता है। जैसे बच्चा मैं लिखूं आपके पास एक वेक्टर ऐसा है
और दूसरा वेक्टर अगर मैं लिखूं ऐसा, तो आप जब इन दोनों के अंदर देखोगे तो ये आपके पास ए से लेकर बी की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ये वाला पॉइंट अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, तो ये दोनों जो वेक्टर हैं आपके पास, जरा देखो इनको ध्यान से देखो, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। जैसे इस वाले वेक्टर को मैं पी क्यू वेक्टर अगर मानूं, तो ए बी वेक्टर जो आपके पास होगा वो बराबर क्या होगा, माइनस पी क्यू वेक्टर के होगा। बात समझ में आई होगी आपके कि जिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट होती है, जस्ट अपोजिट होती है। क्लियर हो गया कि नहीं? बताओ फटाफट से। हाँ, अब मुझे हाँ एक बच्चे ने, सोनू गरेवाल, उस बच्चे ने कमेंट किया है, गुरुजी ये अनलाइक वेक्टर है क्या? अनलाइक वेक्टर है क्या? चलो बताओ आप, इनमें से ये कौन कौन से हैं? आप मुझे बताओ, ये कोलिनियर वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? कोलिनियर वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? कि गुरुजी ये आपके पास संरेख सदिश भी है। संरेख का मतलब होता है वेक्टर की लैंग्वेज में पैरेलल, तो गुरुजी पैरेलल वेक्टर भी है। दूसरी बात अगर मैं करूं कि आपके पास एक की डायरेक्शन ऐसे, दूसरे की डायरेक्शन ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर का मतलब होता है असमदिश सदिश, असमदिश सदिश। बात समझ में आई? असमदिश सदिश। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हाँ, कोलिनियर प्लस अनलाइक वेक्टर है, कोलिनियर प्लस अनलाइक वेक्टर है। बहुत बढ़िया बेटा, डिसलाइक नहीं डिसलाइक नहीं, अनलाइक है ना, डिसलाइक नहीं अनलाइक, कोलिनियर एंड अनलाइक। बहुत बढ़िया, कमलेश कुमार झुंझुनू वाले ने जवाब दिया है। चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो ये ध्यान रखना, ऋणात्मक सदिश ऐसा होता है ना, जस्ट अपोजिट होता है। चलो जी, अब हम आगे बात करते हैं अलग टाइप के वेक्टर पे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। इसका मतलब सदिश का अदिश से गुणन, सदिश का अदिश से गुणन, सदिश का अदिश से गुणन। सदिश को किसी अदिश राशि से अगर गुणा कर दिया जाए, अदिश से गुणन अगर कर दिया जाए, तो उसके पीछे क्या गणित होती है, क्या लॉजिक होता है, वो जरा देखो। मान लो कि कोई वेक्टर, कोई आपके पास चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, है दौड़ रहे हो, एक पीछे से आया घोड़ा, घोड़ा दौड़ता हुआ है, दौड़ता हुआ आपके उसने टक्कर मार दी, तो आपका जो डायरेक्शन था, डायरेक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन आप थोड़ी सी देर तेज चल जाओगे उसको। इसका मतलब समझ रहे हो आप? अगर मान लो कि कोई आप तेज दौड़ रहे हो, लेकिन पीछे से कोई चीज ऐसी आई जिसने आपको रोक लिया, थोड़ी सी स्पीड आपकी कम हो गई, तो इन दोनों के अंदर क्या चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर किसी वेक्टर को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आप उसका उसी डायरेक्शन के अंदर मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहे हो। इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे बच्चा, मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर ऐसा है, ये मेरे पास एक वेक्टर है। अगर मान लो कि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये जो गुरुजी ये वाला जो वेक्टर होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर डबल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन के अंदर डबल हो गया। ये वाला वेक्टर आपके पास है ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर है आपके पास 2a वेक्टर। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 गुना, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 गुना। अगर मैंने मान लो कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब गुरुजी ये क्या हो जाएगा, आधा। इसका मतलब ये वाला वेक्टर 1/2a वेक्टर हो गया। मान लो बच्चा कि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, -2 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब गुरुजी ये डबल भी हो जाएगा और सेम डायरेक्शन के अंदर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये आ जाएगा -2a वेक्टर। बात समझ में आई कि किसी भी वेक्टर को अगर हम कांस्टेंट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वेक्टर आता है वो क्या आता है, कोलिनियर वेक्टर। ये सारे वेक्टर देखो मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, ये सारे के सारे जो वेक्टर आपके पास है वो क्या है, कोलिनियर। क्या है बच्चा, ये है सारे के सारे वेक्टर कोलिनियर, मतलब संरेख सदिश आता है, संरेख सदिश आपके पास आता है अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, इसको अगर आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे आपके पास नया वेक्टर आएगा बी वेक्टर। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है या तो आपके पास उसके जो डायरेक्शन है, मतलब वेक्टर तो कोलिनियर ही रहेंगे। अगर आपने इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया है, अगर आपने उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास जो वेक्टर आएगा वो आएगा लाइक वेक्टर आएगा, और अगर आपने उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो वो आएगा अनलाइक वेक्टर। बोलो भाई बात समझ में आएगी नहीं? जैसे इसको आपने नेगेटिव से किया था तो ये वाला ये वेक्टर अनलाइक वेक्टर है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, कोलिनियर है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया?
आया समझ में? बोलो। किसी भी वेक्टर को किसी कांस्टेंट डिजिट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड या तो इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। सेम डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया अपोजिट में भाग जाएगा, और सेम डायरेक्शन के अंदर अगर हमने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो सेम डायरेक्शन के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, कोलिनियर तो सारे के सारे ही हैं। ये कोलिनियरिटी की ही कंडीशन होती है, ये कोलिनियरिटी की ही कंडीशन होती है कि दो वेक्टरों के अंदर केवल और केवल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का फर्क होता है। लेमडा अगर पॉजिटिव है तो लाइक वेक्टर आएगा सेम डायरेक्शन के अंदर, और अगर लेमडा नेगेटिव है तो एक के डायरेक्शन ए से दूसरे के से अनलाइक वेक्टर आपके पास आ जाएगा। क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया। ये हुआ आपके पास किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने का सवाल। आगे है आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडिंग पॉइंट। अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर दे रखे हो, दो वेक्टर है, एक वेक्टर का पोजीशन वेक्टर तो है आपके पास ए वेक्टर, और दूसरे वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर, और इन दोनों को किसी रेशियो के अंदर, इन दोनों को किसी रेशियो के अंदर m/n में डिवाइड करने वाला ये जो पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर जो हम निकालते हैं, m को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, n को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे दोनों का सम कर लिया, m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन आपके पास m प्लस n हो गया। m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n, इससे आपके पास ये वाला वेक्टर आ जाता है जो दोनों को m/n में डिवाइड करता है। m/n में डिवाइड करने वाला डायरेक्ट सवाल आता है बेटा, डायरेक्ट सवाल आता है। दो वेक्टर को 3/5 में डिवाइड करने वाला पोजीशन वेक्टर निकालो। तो बात वो की वही है जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे। यहाँ पर आई केप जे केप के केप आ जाते हैं, इसमें यहाँ पर वेक्टर में आई केप जे केप के केप, और वहां पे बिना आई केप जे केप के केप के आ जाते हैं। आई बात समझ में? दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं आपके पास मिड पॉइंट की, अगर मैं बात करूं आपके पास मिड पॉइंट की, मध्य बिंदु की अगर बात करूं, तो वो क्या होगा आपके पास m और n उसमें एक एक हो जाता है। इसका मतलब आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन आपके पास आ जाता है 2। अगर आपको मिड पॉइंट दे रखा हो, मध्य बिंदु का अगर स्थिति सदिश निकालना हो, तो दोनों वेक्टर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, वो आ जाता है मिड पॉइंट वाला वेक्टर। बहुत सिंपल सी गणित है, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो वो की वही गणित है। रेशियो वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, वो भी वैसा का वैसा ही है। चलो, इसके रिलेटेड हम कुछ सवाल करते हैं और इसका आपको जवाब देना है। इसमें भी वही बात होती है, अंतर विभाजन बाह्य विभाजन की। ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने लिखा है प्लस, तो प्लस का मतलब तो आपके पास यहाँ पे जो प्लस लिखा है उसका मतलब होता है आपके पास अंतर विभाजन। अंतर विभाजन इसका मतलब इंटरनली डिवीजन, और माइनस का मतलब क्या होता है आपका? माइनस का मतलब होता है बाह्य विभाजन। ठीक है, बाह्य विभाजन। चलो, ये सवाल आपके पास है, बच्चा जवाब देना। देखें इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में सही आएगा, जरा देखना। आपको दे रखा है कैपिटल P, 2 पॉइंट है, कैपिटल P है और एक आपके पास कैपिटल Q है। इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास स्मॉल p वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल q वेक्टर है, और इन दोनों को 2:5 में, इन दोनों को 2:5 में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए। क्या आएगा यार? सीधी सी गणित है, बिल्कुल सीधी सी गणित है। इस वाले रेशियो को गुरुजी इधर मल्टीप्लाई, इस रेशियो को इधर मल्टीप्लाई, इसका मतलब गुरुजी 2q प्लस 5p अपॉन आपके पास 2 + 5 आ जाएगा। 2 + 5, लो भाई, आया कि नहीं आया? 2q प्लस 5p अपॉन 2 + 5। आपके पास ऑप्शन कौन सा आ गया? बी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर हुआ? ये है रेशियो वाले जो सवाल आपके पास आते हैं वो इस तरीके से। चलो बच्चा, आगे आपको पूछा है कि केंद्रक, वही बात है, केंद्रक में भी वो का वही करते हैं। अगर आपको निकालना हो, केंद्रक निकालना हो, सेंट्रोइड अगर निकालना हो, तो सेंट्रोइड में हम क्या करते थे कि x1 + x2 + x3 अपॉन 3 करते थे ना। तो सेम यहाँ पर क्या होता है, इसमें y कोऑर्डिनेट भी लिखते थे। जबकि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर ABC अगर कोई त्रिभुज दे रखा है, इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा, इसका जो केंद्रक आपके पास होगा, वो होगा आपके पास A वेक्टर प्लस का B वेक्टर प्लस आपका C वेक्टर अपॉन होगा आपका 3। ये होगा आपके पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 3 होगा। क्लियर हुआ क्या? जरा देख लो क्या इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा।
इन तीनों को प्लस करना है आपको और 3 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब आपके पास ये जुड़ जुड़ के हो जाएंगे डबल आई केप प्लस का जे केप प्लस आपके पास के केप अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा सी। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। बात वो की वही है, गणित पूरी वो की वही है, सोच का फर्क है बस सोच का फर्क है, काम वो का वही है। क्लियर, चलो जी बहुत बढ़िया हुआ। अगला सवाल, अगला सवाल किसी समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्ष, और मैं तो बेटा आपको राय ये दूंगा कि देखो वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में चेंज करके सवाल कर सकते हैं और उससे भी अपना एक्यूरेट आंसर बनता है। जरा आप देखो किसी समांतर चतुर्भुज के, ये आपके पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज है, और इस समांतर चतुर्भुज में अगर कोई वेक्टर जैसे ए बी और सी दे रखा है, ये डी दे रखा है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही है, अपोजिट को 2 से जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई। जैसे आप ये देखो, ये वाला आपके पास दे रखा है क्या है, आई केप प्लस का जे केप, आई केप प्लस का जे केप प्लस आपके पास के केप, ऐसा है। और बी क्या है आपके पास, बी है आपके पास आई केप प्लस का 3 जे केप और प्लस आपके पास है 5 के केप, ऐसा है। और ये सी आपके पास क्या है कि गुरुजी ये है आपका 7 आई केप प्लस 9 जे केप और प्लस आपके पास 11 के केप, ये है। आपको अगर इसका निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप इन दोनों को प्लस कर दो, अपोजिट को प्लस और जो आपके पास सामने दे रखा उसको माइनस। सीधी सी गणित है यार, बहुत सीधी सी गणित है। अगर ऐसा नहीं आता है ना तो कोई बात नहीं, वेक्टर को आप कार्टेशियन में चेंज कर लो। कैसे, आप इसमें आई केप का गुणांक बनाओ एक्स कोऑर्डिनेट, जे केप का गुणांक बनाओ वाई कोऑर्डिनेट, के केप का गुणांक बनाओ जेड कोऑर्डिनेट। इसमें आई केप का गुणांक 1, जे केप का गुणांक 3, के केप का गुणांक कितना 5, आई केप का गुणांक कितना 7, जे केप का गुणांक कितना, आगे बात समझ में। अगर आपको ये काउंट करना है ना तो इन अपोजिट वालों को प्लस कर दो, 7 और 1 कितना 8, सामने वाले को माइनस कर दो, इन दोनों को जोड़ दो 10, 10 में से 3 गया तो आपके पास 7, इन दोनों को जोड़ दो 12, 12 में से 5 गया 7, और एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में तो आई केप मतलब 7 आई केप प्लस 7 जे केप प्लस 7 के केप, और ये आ गया आपके पास बी ऑप्शन। बोलो आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज कर लो बस, ठीक है। आई केप से एक्स कोऑर्डिनेट, जे केप से वाई कोऑर्डिनेट, के केप से जेड कोऑर्डिनेट आपको बनाना है। हाँ जी, आगे हम चलते हैं, रिलेशन बिटवीन 2 पैरेलल वेक्टर। हालांकि मैंने बता दिया है आपको कि अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब कोलिनियर अगर वेक्टर हो, पैरेलल का मतलब ही क्या है, पैरेलल का मतलब है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर का मतलब क्या है संरेख, तो इसका मतलब है दो संरेख सदिशों के अंदर, दो संरेख सदिशों में संबंध, हिंदी में लिख लेना संरेख सदिशों में संबंध। वो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों के अंदर जो फर्क होता है गुरुजी, वो केवल आपके पास कांस्टेंट से मल्टीप्लाई का फर्क होता है। क्या होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई का फर्क होता है। दूसरी चीज, अगर एक वेक्टर आपके पास ऐसा दे रखा है a1 आई केप प्लस आपके पास b1 जे केप और प्लस आपके पास c1 के केप, और दूसरा वेक्टर अगर आपको दे रखा है बी वेक्टर, वो दे रखा है a2 आई केप प्लस b2 जे केप और प्लस आपका c2 के केप अगर दे रखा है, और अगर आपके पास ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो ऐसे केस में दोनों में a1 अपॉन a2 बराबर आपका b1 अपॉन b2 और बराबर होगा आपका c1 अपॉन c2 होगा। ये कंपोनेंट्स का, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। आगे बात समझ में, बच्चों को याद है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अब इनके बेस पे क्वेश्चन देखना है ना, इनके बेस पे क्वेश्चन देखना, ये किस में लगता है, कोलिनियर पैरेलल बात एक ही है, संरेख या समांतर सदिश बात एक ही है, ठीक है। चलो जी, आपको दे रखा है कि ये जो दो वेक्टर हैं वो कोलिनियर वेक्टर हैं, संरेख सदिश हैं, तो आपको बतानी है x की वैल्यू कितनी होगी, कोलिनियर। इस संरेखीय का मतलब समझ जाना अंग्रेजों, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर है। और कोलिनियर वेक्टर के केस में क्या होता है गुरुजी, आई केप का कोफिशिएंट x माइनस टू, उसके अंदर आई केप का कोफिशिएंट x+1 डिवाइड कर दिया, a1 अपॉन a2 आया बराबर जे केप का कोफिशिएंट 1 और उसमें जे केप का कोफिशिएंट कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 4 बराबर x प्लस का 1। इसका मतलब गुरुजी x बराबर, बोलो आया कि नहीं आया,
हाँ हाँ बोलो बोलो, आया समझ में? 5, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर क्लियर क्लियर, सही है। आगे बात समझ में। ये क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आता है एयरफोर्स के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको और बता दूंगा जब आपको RS अग्रवाल का सॉल्यूशन कराऊंगा तो मैं। सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। चलो भाई, अगर आपके पास ये दो वेक्टर अगर कोलिनियर वेक्टर है तो आपको P और Q की वैल्यू बतानी है, क्या होगी फटाफट से। P और Q का क्या वैल्यू होगा? संरेख का मतलब होता है कोलिनियर, संरेख का मतलब होता है कोलिनियर। बताओ, दो वेक्टर हैं आपके पास, पहले के अंदर अगर मैं बात करूं A1 आपके पास 3, A2 आपके पास -2, A1 B1 C1 सॉरी A1 B1 C1। दूसरे के अंदर A2 आपके पास क्या है -2, B2 आपके पास कितना है और C2 आपके पास कितना है। आप इन दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दिया। जब आप इन दोनों को जब देखोगे, इन दोनों को अगर आप बराबर करोगे, इन दोनों को बराबर करो तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से P बराबर कितना आ जाएगा बोलो, P बराबर आ जाएगा 4/3। P बराबर बोलो कितना, 4/3। जब आप इन दोनों को बराबर करोगे, इन दोनों को बराबर करोगे, 3/-2 बराबर ये 3/-2 बराबर आपके पास कितना है, 5/-Q है, माइनस से माइनस गया, इसका मतलब Q बराबर आपके पास 10/3। Q बराबर आपके पास 10/3। बोलो दिख रहा है क्या, 10/3 आएगा Q का वैल्यू और P का वैल्यू 4/3। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन। देखो कितना सिंपल काम है, कितना साधारण सा सिंपल सा काम है। क्लियर है बेटा, क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सी गणित है, बहुत सिंपल सी गणित है। ये अपने को P और Q के बारे में पता चल गया। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल आपको दे रखा है ABC संरेखीय सदिश है तो PQ के मान क्या है। जब तीन वेक्टर कोप्लेनर हो, सॉरी कोलिनियर हो, तीन वेक्टर अगर कोलिनियर हो तो बात बताओ कैसे करेंगे। बेटा मैंने कहा कि आप जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को आप वेक्टर की फॉर्म में करो, जरूरी नहीं है कि वेक्टर की फॉर्म में करो। तीन वेक्टर आपको दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं, वेक्टर नहीं है, 3 पॉइंट है। ये है आपका A, ये है आपके B और ये है C। अगर आपके पास यहाँ पे इसको अगर कार्टेशियन में चेंज करोगे इसको, तो क्या लिखोगे बताओ कि गुरुजी इसको लिखूंगा मैं -1 J कैप से Y कोऑर्डिनेट, K कैप से मैं Z कोऑर्डिनेट। और गुरुजी ये क्या होगा, अरे ये होगा -4 और होगा 2 और होगा -2, ये बन गया। गुरुजी इससे कोऑर्डिनेट बनेगा 5, P, Q। गुरुजी तीनों कोऑर्डिनेट बन गए हमारे पास। ये वाला पहले वाला तो क्या है -1, 3, 2, -1, 3, 2। ये है आपके पास -4, 2, -2, दूसरा कोऑर्डिनेट। और तीसरा कितना है 5, P, Q। बात आ गई क्या समझ में? ये 3 पॉइंट आपके पास कोलिनियर है। तो जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो AB के DRS, 3D के अंदर बोलो क्या बताया था मैंने, DRS ऑफ AB। एक तो AB के DRS निकालो एंड DRS ऑफ AC, इन दोनों का सेम रेशियो में होगा। AB के DRS और AC के DRS सेम रेशियो में होते हैं। गुरुजी DRS कैसे निकालते हैं जरा देखो, DRS निकालते हैं अगर एक पॉइंट हो x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट अगर x2, y2, z2 हो तो DRS होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ये होते हैं DRS। निकालो भाई AB के DRS, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा आपके पास DRS, अगर आप निकालने जाओगे तो क्या आएगा -3। इसमें से इसको माइनस किया -1, इसमें से आपने इसको माइनस किया -4। AC के DRS निकालोगे तो 5 में से ये 1 माइनस हुआ कितना 6, P में से आपका ये 3 माइनस हुआ तो P -3, Q में से आपका 2 माइनस हुआ तो Q -2। आप क्या कर दो, डिवाइड करोगे तो -3/6 बराबर -1/P -3 बराबर -4/Q -2। ये माइनस गया तीनों में। जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप वैल्यू P बराबर 5 आ जाएगा आपके पास, P बराबर 5। और जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी। बोलो आया कि नहीं आया? कौन सा आंसर आया? A सही आंसर है क्या? A विल बी द राइट आंसर। A आएगा B आएगा, A और B में से कोई सा। अच्छा, P की वैल्यू आपके पास 5, A और D में से देख लो कौन सा राइट आंसर है और आपका राइट आंसर आएगा A आंसर। A आपके पास ऑप्शन राइट आंसर होगा।
क्लियर हुआ? जरूरी नहीं है आप बेटा सवाल को वेक्टर की फॉर्म में ही करो, वेक्टर से आप कार्टेशियन चेंज कर लो जैसा मैंने बताया, और फिर आप उस तरीके से कर लो। ठीक है, चलो जी, आ गया ए आंसर आपका राइट। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे आगे आपको दे रखा है कि बी एसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, बी एसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो वही बात कि हम गुरुजी लगाएंगे कौन सा तरीका, कार्टेशियन वाला। इससे कार्टेशियन क्या होगा बताओ, इससे होगा 1 - 2 -8 इससे, और इससे क्या होगा कि गुरुजी आई केप है 5 और जे केप नहीं है, इसका मतलब 0, और के केप कितना गुरुजी -2, और होगा आपके पास 11,3,7। गुरुजी ये तो आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। आप देखो कि बी जो है वो इस ए और सी को मैच करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। आप देखो कि ये कौन से प्लेन के ऊपर है, जब y कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब एक्स जेड प्लेन है, और एक्स जेड प्लेन के अंदर रेशियो में क्या डिवाइड होता है कि गुरुजी माइनस का y1/y2, माइनस का y1/y2। तो इसका मतलब गुरुजी 2:3, और राइट आंसर आया आपका। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। अरे मेरे भाइयों जरा देखो तो सही कि ये गुरुजी कौन से पॉइंट पर, कौन से प्लेन पे नजर आ रहा है। गुरुजी y कोऑर्डिनेट 0 होता है एक्स जेड प्लेन पर, एक्स जेड प्लेन पर y क्या होता है 0। ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है वो कौन से प्लेन पर है, एक्स जेड प्लेन पर। और गुरुजी 3D के अंदर एक्स जेड प्लेन पर अगर कोई पॉइंट हो तो वो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा को माइनस का y1/y2 में डिवाइड करता है, माइनस y1/y2 में। दूसरे ही लॉजिक से कर दिया इसको, तो सही है। हाँ जी, आगे बढ़िए फिर। लो जी, आगे आपके पास है कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब होता है समतलीय। अगर 0 ना होता सर फिर, अच्छा बेटा, अच्छा सही पूछा बच्चे ने, सवाल पूछा है कि गुरुजी 0 नहीं होता तो बेटा इसका दूसरा तरीका है। अगर हम इसको m मान लेते, इसको n मान लेते, तो इन दोनों को m/n में डिवाइड करने वाला पॉइंट किसी भी एक से कंपैरिजन कर देते। m को इधर मल्टीप्लाई करते तो 11m, n को इधर मल्टीप्लाई प्लस का n बटे नीचे m प्लस n, और बराबर हम कर देते कोई सा भी एक कर दो, आप कोई सा भी एक कर दो। जैसे 5 कर दिया आपने, 5 कर दिया, या -2 भी कर सकते हो। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। बात आ गई है क्या समझ में? ठीक है, चलो। हाँ, लेमडा से भी कर सकते हैं, लेमडा वाले से भी कर सकते हैं, बात वो की वही है। चलो जी आगे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ऑप्शन से सेटिस्फाइड? हाँ, बिल्कुल लेमडा वाले से भी कर सकते हैं। बात वो की वही है। कोप्लेनर का मतलब होता है समतलीय, सहतलीय भी इसको बोलते हैं, सहतलीय और असमतलीय, समतलीय भी बोलते हैं, सहतलीय भी बोलते हैं। कोप्लेनर का मतलब है जैसे मेरे पास कोई एक बुक है, ये वाली बुक, और इसी बुक के ऊपर मैं 3 लाइनें बना दूं, एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी। एक ही दीवार पर 3 छिपकलियां जब चलती है एक ही लाइन के अंदर, ये इधर, एक तीसरी इधर, ऐसे एक ही दीवार के ऊपर 3 लाइनें अगर आप खींच दो तो उनको क्या कहा जाता है, कोप्लेनर। चाहे फ्लोर के अंदर 3 लाइनें अगर आप खींच दोगे तो उसको क्या कहा जाएगा, कोप्लेनर। जैसे मेरे पास मान लो कि एक प्लेन है, ये इतना बड़ा सा है ना, ऐसा कि एक लाइन तो गुरुजी ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, तो ऐसी लाइनों को क्या कहा जाएगा जो एक ही प्लेन पर है, कोप्लेनर। तो इनकी कंडीशन क्या होती है जरा देखना कि मेरे पास एक वेक्टर है और वो वाला वेक्टर है a1 i केप प्लस का आपका b1 j केप और प्लस आपके पास c1 के केप, एक वेक्टर। दूसरा वाला वेक्टर b वेक्टर बराबर a2 i केप प्लस आपके पास b2 j केप प्लस आपके पास c2 के केप। तीसरा है आपके पास a3 i केप प्लस b3 j केप और प्लस आपका c3 के केप। ऐसे आपके पास 3 वेक्टर है और आपको ये कहा गया है कि तीनों जो वेक्टर है वो क्या है, आपका कोप्लेनर वेक्टर है। क्या है, कोप्लेनर वेक्टर, मतलब सहमतलीय सदिश है या सहतलीय सदिश है, सहतलीय या समतलीय सदिश है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन तीनों वेक्टरों से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा a1 b1 c1, a2 वेक्टर b2 c2,
और A3 B3 और C3 बराबर आपका क्या होगा, ये हो गई बात किसके अंदर, कोप्लेनर वेक्टर के अंदर। किसकी बात हो गई, कोप्लेनर वेक्टर के अंदर हो गई। बोलो आया क्या। कोप्लेनर अलग है, वो कोलिनियर की बात होती है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 वो कोलिनियर की बात होती है। ये जो बात आपके पास है कोप्लेनर की है। आगे बात समझ में, समतलीय की है। एक ही समतल में जब तीन सदिश होते हैं तो उनको बोला जाता है क्या, कोप्लेनर वेक्टर। और उसके अंदर कंडीशन ये लगाते हैं आई केप का कोफिशिएंट, जे केप का कोफिशिएंट, के केप का कोफिशिएंट, उसका डिटरमिनेंट 0। ठीक है, चलो बच्चा, ये हुई बात कोप्लेनर की। आगे बढ़ते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। बेटा कोप्लेनर वेक्टर का जब क्वेश्चन आएगा तो मैं और आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्केलर का मतलब होता है गुरुजी अदिश। स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश गुणन। अदिश और डॉट गुणन क्या होता है गुरुजी, अदिश और डॉट गुणन क्या होता है, जरा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सदिशों का जो गुणन आपके पास होता है वो अलग अलग टाइप से गुणा हो सकते हैं। अलग अलग टाइप से सदिशों का गुणा हो सकता है और उनके अंदर जो प्रोडक्ट आपके पास होता है ना, सदिशों का जो गुणन होता है उसके अंदर एक मैंने बताया अदिश का सदिश से गुणन, एक मैंने दूसरा बताया आपके पास सदिश का सदिश से गुणन, और एक अदिश का सदिश से गुणन, और दूसरा मैंने आपको बताया कि दो सदिशों का ऐसा गुणन जिनका मल्टीप्लाई करने से आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, अदिश राशि आती है, उसको क्या कहा जाता है, अदिश गुणन कहा जाता है। दो सदिशों का ऐसा गुणा जिसको गुणा करने से आपके पास क्या आता हो, स्केलर क्वांटिटी, दो वेक्टर का प्रोडक्ट। इनको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसको लिखा जाता है ऐसे कि एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है, दोनों का यदि हम प्रोडक्ट ऐसा करें कि इनको मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर क्वांटिटी आती है, वो होता है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और इनटू होता है कोस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है आपके पास ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है, कोस थीटा। ये होता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, आज ही बदला है और मैंने अपडेट आपको बता दिया था, टेलीग्राम पे बता दिया था, है ना, आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि कॉन्सेप्ट आज के लिए, क्योंकि 11 बजे मेरी क्लास लग नहीं पाई, कोई अर्जेंसी थी, है ना। गुरुजी यहाँ से अगर दो सदिशों के बीच में ये जो थीटा होता है वो दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है। अगर आपके पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर अगर बी वेक्टर है और थीटा अगर उनके बीच में अगर कोई एंगल है तो इन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है वो इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मान लो बच्चा कि आपको इन दोनों सदिशों के बीच में अगर एंगल कैलकुलेट करना हो, दो सदिशों के बीच में एंगल अगर कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से कोस थीटा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है आपके पास कोस थीटा। अगर दो वेक्टर के बीच में कोई एंगल निकालना हो तो ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अगर बेटा दो वेक्टर अगर आपके पास पैरेलल हो, ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल हो तो दोनों के बीच में जो एंगल आपके पास बनता है थीटा, वो क्या होगा, आपके पास 0 होगा। थीटा बराबर अगर आपके पास 0 हो तो यहाँ पे अगर 0 लिखे तो कोस 0 बराबर 1 आएगा। इसका मतलब आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपके पास ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। लिख लेना बेटा, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल वेक्टर हो, कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर हो तो ऐसे केस के अंदर आपके पास क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अगर मान लो कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो, थीटा बराबर अगर आपके पास 90 हो तो उस केस के अंदर कोस 90 बराबर 0। इसका मतलब आपके पास ए डॉट बी बराबर आपके पास क्या होता है, 0। ए डॉट बी बराबर आपका क्या होता है, 0। ध्यान से समझना, अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो आपके पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा बच्चा कि एक मेरा क्वेश्चन है भाई आपसे, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर आपके पास ए डॉट बी अगर आपके पास 0 है, ए डॉट बी बराबर अगर आपके पास 0 है, तो अगर ए डॉट बी अगर आपके पास 0 आ रहा है, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, तो क्या दोनों सदिशों का मैग्नीट्यूड 0 होना आवश्यक है क्या? इसका जवाब दो। अगर ए डॉट बी बराबर आपके पास 0 आ रहा है तो क्या दोनों सदिशों का मैग्नीट्यूड 0 होना जरूरी है क्या? बोलो फटाफट से।
बोलो 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 फटाफट से। काफ़ी बच्चे तो सही आंसर दे रहे हैं और काफ़ी बच्चों का जो आंसर है वो गलत है। बच्चा ऐसे केस में आप जरा देखो कि दो सदिश आपके पास डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो वो दो केस में आ सकता है। दो केस में डॉट प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। कब? एक तो आपके पास क्या हो कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। दूसरी बात, दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड जीरो हो। किसी भी एक का मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो गया ना तो काम खत्म है। या दोनों वेक्टर क्या हो गए? परपेंडिकुलर। अगर a डॉट बी बराबर जीरो आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तभी तो जीरो आ सकता है। समझ जाना बात को, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आवश्यक नहीं है। चलो बच्चा, अब हम काउंट करते हैं कुछ। जैसे मान लो बच्चा, आपको ऐसा दे रखा है आई कैप डॉट आई कैप दे रखा है। आई कैप को अगर मैं आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा कि गुरुजी आई कैप का मैग्नीट्यूड, दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या है? आई कैप का मतलब है कि एक्स एक्स की डायरेक्शन के अंदर, और दूसरा भी एक्स एक्स की डायरेक्शन में ही है। मतलब दोनों सेम वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा जीरो होता है। सेम वेक्टर के बीच में एंगल जीरो होता है। cos जीरो की वैल्यू 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 और 1। तो इसका मतलब आपके पास आई को जब आई से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 1। इसका मतलब गुरुजी आई को आई से डॉट प्रोडक्ट किया तो आया 1। सेम इसी तरीके से जे का जब जे से डॉट प्रोडक्ट होता है तो भी 1, और के का जब आप के से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। ये वाली चीज ध्यान रख लेना। आई का आई से डॉट प्रोडक्ट, जे का जे से डॉट प्रोडक्ट, और के का के से अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो कितना आता है? 1। अगली एक और इंपॉर्टेंट चीज पर आपको लेके चलता हूं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी कौन सी हो गई? 2 प्रॉपर्टी यहां पे लिखा दी, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी ये थी, चौथी प्रॉपर्टी पे आ जाओ। अगर बच्चा मैंने ऐसा लिखा कि ए वेक्टर को आप ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करो तो आप क्या लिखोगे? ए वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा? बोलो 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 फटाफट से कि गुरुजी ए वेक्टर का मतलब है ये वाला वेक्टर। जैसे ये वाला वेक्टर मैंने मान लिया ए वेक्टर, और इसी वेक्टर को आपने दोबारा प्लॉट कर दिया। गुरुजी एक ही वेक्टर को आप उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, सेम टू सेम से, और सेम के बीच में गुरुजी एंगल होता है जीरो। ए का मैग्नीट्यूड मतलब इसका, फिर इस दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, और फिर लिखते हैं गुरुजी दोनों के बीच में एंगल, वो कोस के साथ में, लेकिन सेम के बीच में एंगल होता है जीरो। तो कोस जीरो की वैल्यू 1। तो इसका मतलब गुरुजी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। गांठ बांध लेना, इतना 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 जितना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ए वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा गुरुजी आपका उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्लियर हुआ क्या? बताओ फटाफट से। नहीं बेटा, वेक्टर एयरफोर्स में नहीं आता, हम तो जनरल नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं। मतलब सवाल देखो भाई बच्चों की कैसे। गुरुजी एयरफोर्स में आता है क्या वेक्टर? नहीं आता बेटा, छोड़ दे तू, छोड़ दे, नहीं आता, नहीं आता। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर है ना? हाँ जी। तो ये हुई बात आपके पास कुछ वेक्टर की। इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो भी हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लो कि मैं कहूँ आपके पास कि गुरुजी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये दोनों बराबर ही होते हैं। इसको मतलब इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय होते हैं ये, क्रम विनिमय होते हैं। ठीक है, हाँ, आगे पीछे कैसे भी लिखो इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डॉट बी, ये साहचर्य भी होता है, साहचर्य भी होता है। ए डॉट बी डॉट सी बराबर आप करो ए डॉट बी डॉट सी करो। कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, मतलब क्रम विनिमय साहचर्य सब होता है। लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। आप एक बार इस चीज़ को देख लो, कुछ प्रॉपर्टीज़ में लिखा दूँ। अगर बच्चा आपके पास ऐसा हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका इसी के साथ में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो गुरुजी आपने कहा ए वेक्टर का ए वेक्टर से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा गुरुजी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस गुरुजी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस गुरुजी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर।
ये क्या हुआ, ए डॉट ए को क्या लिखोगे कि गुरुजी मोड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी को क्या लिखोगे कि गुरुजी मोड बी का स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए बराबर होते हैं, इसका मतलब 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आगे से ध्यान रखोगे, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्ट ही आप ऐसा लिख दो, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है, a का मैग्नीट्यूड बराबर b का मैग्नीट्यूड बराबर अगर आपका 1 है, तो ऐसे केस में गुरुजी यहाँ पर इफ अगर आपके पास इसके अंदर ये कंडीशन आ गई कि अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इनका परिमाण अगर 1 है, तो यहाँ पे अगर आप परिमाण 1 लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर को हम a वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का डॉट का स्क्वायर, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1 प्लस का 1 प्लस आपके पास 2a डॉट b है ना, a डॉट b को हम a का परिमाण b का परिमाण और इन दोनों के बीच में एंगल कोस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कोस थीटा, दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। बात समझ में आई होगी। इसका मतलब गुरुजी इसको चलो मोड का स्क्वायर लिख लो, है ना, मोड के स्क्वायर को डॉट लिख सकते हैं। इसका मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मोड का स्क्वायर बराबर क्या आता है 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। लिख लेना ये बात, a प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बेटा बात यह है कि उसमें नहीं लिख रखा होगा लेकिन सवाल आता है ना, सवाल आता है मतलब एयरपोर्ट से, और हालांकि इसका हार्ड सवाल नहीं आता, सिंपल सा सवाल आता है ना, लेकिन हम एनडीए लेवल का कवर करवाएंगे। a प्लस बी के मोड का स्क्वायर बराबर 4 कोस स्क्वायर थीटा। एक बात तो आपको ये लिखनी है, लेकिन गुरुजी अगर बीच में माइनस आ जाए, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मोड का स्क्वायर बराबर आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर माइनस हो बेटा, बीच में माइनस हो तो आएगा साइन स्क्वायर के बराबर, और बीच में अगर प्लस हो तो आएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। लूसेंट में भी लिख रखा है, लिख तो रखा है मेरे भाई, तूने ध्यान से नहीं देखा होगा, हैं ध्यान से नहीं देखा होगा बेटा, एक बार ध्यान से देखोगे दिख जाएगा ये वाला टॉपिक है। RS अग्रवाल में भी है, लूसेंट में भी है, दोनों में है। क्लियर है क्या, बोलो फटाफट से, बोलो 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 बोलो, आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है, क्लियर हुआ क्या, फटाफट से बताओ तो सही यार, बताओ फटाफट से, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। क्लियर क्लियर, चलो जी, बस इतना सा ध्यान रखो, मोड का स्क्वायर प्लस हो तो कोस स्क्वायर आएगा और माइनस हो तो साइन स्क्वायर आएगा। कुछ प्रॉपर्टीज मेरे पास ऐसा है कि a डॉट बी ये डिफाइन नहीं है ना, इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लिख दी थी कि a प्लस बी का अगर स्क्वायर हो तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस और माइनस हो तो यहाँ पे माइनस, ये दो प्रॉपर्टी हो गई। a प्लस बी को अगर a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रख लेना a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर से तो वो होता है मोड a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी भी ध्यान रख लेना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं तो वो होता है मोड a का स्क्वायर माइनस मोड b का स्क्वायर। डायरेक्ट सवाल बनेगा बेटा, डायरेक्ट सवाल बनता है इसका, डायरेक्ट सवाल बनता है, ठीक है। अगर बच्चा ये वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों के अलग अलग प्लस के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अगर आपके पास दो वेक्टरों का प्लस का योग अगर उनके अलग अलग परिमाण के बराबर आ गया, तब आपके पास दोनों जो वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, सॉरी दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर आ जाएं, तब दोनों वेक्टर आपके पास क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, एक मिनट में यहाँ से आपको क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को कि ये कैसे आया आपके पास, ठीक है। जरा समझना कि आपको ये दे रखा था a वेक्टर प्लस b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, जो आपने लिखा वो इस तरीके से लिखा था, a के परिमाण का स्क्वायर b के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2a का परिमाण और b का परिमाण इंटू कोस थीटा। अगर बच्चा आपके पास थीटा बराबर अगर 0 हुआ, थीटा बराबर 0 कब आएगा, जब a वेक्टर पैरेलल होगा b वेक्टर के, थीटा बराबर 0 a वेक्टर बराबर अगर पैरेलल है b वेक्टर के, तब आपके पास ये तो कितना हो जाएगा 1, और अगर ये 1 हुआ तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, a वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर के b वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर के
टू ए वेक्टर के परिमाण बी वेक्टर का परिमाण। ये देखो क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण इसका होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से जब ये कटेगा तो जब देखो आपके पास क्या आ गया, बोलो आया कि नहीं आया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर के और बी वेक्टर के परिमाण के बराबर होता है, तो सदिश क्या होते हैं, समांतर होते हैं। सदिश क्या होते हैं, समांतर। लेकिन बट अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर जब दोनों के अलग अलग परिमाणों के वर्गों के योग के बराबर हो, तब जो सदिश आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जब आपके पास दोनों सदिशों के योग का परिमाण का स्क्वायर अलग अलग परिमाण के वर्गों के योग के बराबर होता है, स्क्वायर के सम के बराबर होता है। देखो डायरेक्ट अगर बराबर हो गया, अगर आपके पास डायरेक्ट अगर बराबर हो जाता है तो सदिश होते हैं समांतर। लेकिन परिमाण का वर्ग अलग अलग परिमाणों के वर्गों के योग के बराबर होता है तो सदिश होते हैं लंबवत। क्या होते हैं, सदिश होते हैं लंबवत। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है, जरा देख लो। इन दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हर काम में आती है। ये प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है। परिमाण का स्क्वायर वर्गों के योग के बराबर है तब तो सदिश लंबवत। ये डायरेक्ट सवाल आएंगे बेटा, डायरेक्ट सवाल आते हैं, ये वाली चीज ध्यान रख लेना। अगर a प्लस बी और a माइनस बी अगर दोनों बराबर हैं तब दो सदिश आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। a प्लस बी और a माइनस बी जब दोनों बराबर होते हैं, हाँ चलो जी 1 के लाइक हो चुके हैं, हाँ चलो जी बहुत बढ़िया। a लंबवत होगा b के। क्लियर, बात क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पर आपका डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है डॉट प्रोडक्ट मैंने कंप्लीट आपका करवा दिया है। अब कल की क्लास जो अपनी होगी 11 बजे जो अपनी क्लास होगी, उस क्लास के अंदर हम आगे की चीजें करेंगे, इनसे बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में हो सकता है लास्ट क्लास आपकी वेक्टर की होगी कल 11 बजे, उसके बाद में वेक्टर आपका फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में प्रैक्टिस करानी है। तो अपना टॉपिक एक प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है मेन, तो हो सकता है वेक्टर के बाद में करवा दूं, या हो सकता है वेक्टर के बाद में इंटीग्रेशन करा के लास्ट में आपका प्रोबेबिलिटी करा दूं। ठीक है, आपका रिव्यू मुझे थोड़ा सा एनर्जेटिक कर सकता है। अगर आपका कोई भी विचार हो तो जरूर दीजिएगा इस चैनल के रिगार्डिंग, हमारी क्लास के रिगार्डिंग। आपको पढ़ाया हुआ कितना समझ में आता है, क्योंकि वही हमारे को एनर्जेटिक करता है। हमारे अंदर इतनी एनर्जी 3-3, 4-4 क्लासेस लेने के बाद में एनर्जी बरकरार रहती है, तो वो केवल आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से। तो उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप क्लास में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।